हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर पे। जी हां फ्रेंड्स, आज से एक नया सीरीज मेरे द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है जो कि वीकली करंट अफेयर्स आज से मैं शुरू कर रहा हूं। और फिर धीरे धीरे मैं वीकली करंट अफेयर्स फिर मंथली करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और ये बेस्ट करंट अफेयर्स के जो सीरीज़ होंगी वो बहुत फ़ायदेमंद होगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे हो। और जनरली बैंक के एग्जाम्स में चूंकि मैं लगातार बैंकिंग के एग्जाम्स देते आ रहा हूं, तो जो एग्जाम्स के जो पैटर्न है उसको समझते हुए, क्योंकि अगर आप देखोगे कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं तो बैंकिंग के एग्जाम्स में डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिसेंट में आरआरबी कलर का भी एग्जाम हुआ जिसमें कि स्टेटमेंट बेस्ड पूरा डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको अब वीकली करंट अफेयर्स या मंथली करंट अफेयर जो भी मैं दूंगा वो डिटेल में आप लोगों को हर एक पॉइंट एमसीक्यू बेस्ड के साथ हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाते हुए आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा। आज ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और आज के डेट में जो करंट अफेयर्स के जो एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसको कहीं ना कहीं डिटेल में पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट जो है वो डेफिनेटली एग्जाम्स में काफ़ी बल्क में पूछे जाते हैं। और एकदम आप पहले जैसा वो पैटर्न नहीं रहा कि वो एकदम सीधे सीधे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे और आपको आंसर्स ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म भी रहता है, जैसे ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, हर एक आरआरबी कलर के और आरआरबी पीओ के पेपर में ऐसा देखने को मिला। जनरल अवेयरनेस स्पेशली काफ़ी बहुत अच्छे लेवल का आया था। तो अगर आप ये सीरीज कंप्लीट करते हो तो बैंकिंग के लिए तो ये बेनिफिशियल है ही, एसएससी और रेलवे के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। और जो भी अपकमिंग स्टेट एग्जाम्स हैं उनमें भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, चाहे वो बिहार एसएससी हो, जेएसएससी हो, कोई भी एग्जाम्स हो, इवन सिविल सर्विसेज के जो भी एग्जाम्स होंगे जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, वहाँ पे भी काफ़ी आपको बेनिफिशियल्स देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग पिछले 10 दिनों का 17 से 27 सितंबर का जो मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आएगा। आप लोग पूरा का पूरा इसे देखें और अपना रिव्यू जरूर दें कि आपको कैसा लगा और इसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एशियन गेम्स अभी चल रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन है कि इन विच सिटी एंड कंट्री इज द एशियन गेम्स इन 2023 बीइंग हेल्ड। अभी एशियन गेम्स 2023 जो है वो कहाँ पे आयोजित आयोजित किया गया, उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चाइना में, चाइना के हैंगजाओ शहर में एशियन गेम्स का जो आयोजन है वो किया गया। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये सीधे सीधे क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं पूछे जाते, अगर पूछे जाएंगे तो आप जवाब दे दोगे। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी याद रखने की जरूरत है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा उसको नोट डाउन करने की काफी जरूरत है, या आप इसको वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ये होंगजाओ शहर चाइना में इसका आयोजन किया गया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि भारत के तरफ से 655 मेंबर का डेलीगेशन जो है एशियन गेम्स में भेजा गया था, जो 40 डिफरेंट स्पोर्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें भारत के तरफ से सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन था वो किया गया 68 एथलीट्स के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन द इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? विच ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, इसका आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। तो क्वेश्चन तो आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि इसका थीम क्या था। ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका थीम था इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ये आपको ध्यान में रखना है, इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका थीम इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस के थीम को याद में रखना है। नेक्स्ट, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? ये न्यूज में क्यों आया इसको भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चीफ मिनिस्टर गोवा के कौन है? तो श्री प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। ये वर्ड चीफ मिनिस्टर को जानने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाल ही में
इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल बिगेन इन गोवा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है वो कहाँ उसकी शुरुआत की गई, तो गोवा में की गई, जहाँ पे सर्वानंद सोनोवाल जो यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट्स के, शिपिंग एंड पोर्ट्स मिनिस्ट्री के, उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा यानी कि श्री प्रमोद सावंत के साथ उन्होंने इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया, यानी कि उसका उद्घाटन किया। ये द फेस्टिवल इज इन लाइन विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन टू डेवलप, नरेंद्र मोदी के विजन के अकॉर्डिंग जो भी लाइट हाउसेज हैं 75 लाइट हाउसेज को डेवलप किया जाएगा ताकि टूरिस्ट जो है यहाँ अट्रैक्ट हो सके और लोकल इकोनॉमीज को, बिजनेस को बूस्ट किया जा सके। तो ये आपको याद रखना है। तो इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट हो गए कि फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया, तो वो गोवा में शुरू किया गया। और यूनियन मिनिस्टर शिपिंग एंड पोर्ट के कौन है, तो सर्वानंद सोनोवाल है। चीफ मिनिस्टर कौन है गोवा के, तो प्रमोद सावंत है। और इसका पर्पस क्या है इसको डेवलप करने का, तो टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड बूस्ट लोकल इकोनॉमीज, ये इसका पर्पस है। नेक्स्ट देखेंगे कि विच टीम डिड इंडिया डिस्प्लेस टू बिकम द नंबर रैंक्ड टीम इन ओडीआई क्रिकेट। किस टीम को रिप्लेस करके भारत जो है वनडे क्रिकेट में पहले स्थान पर पहुंच गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां पे मैंने घुमा के दिया है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे या कोई भी आपसे जनरली पूछेगा कि ओडीआई क्रिकेट में पहले रैंक पे कौन है, तो इंडिया, लेकिन उसने किसको रिप्लेस किया है। स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में काफी घुमाकर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडिया ने पाकिस्तान को रिप्लेस करके ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 का दर्जा हासिल कर लिया। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखते हैं कि इंडिया क्रिकेट टीम बिकम द नंबर 1 रैंक टीम इन ऑल द 3 क्रिकेट फॉर्मेट्स। भारत तीनों फॉर्मेट में यानी कि T20s और टेस्ट में और ओडीआई में, तीनों में ये नंबर 1 बन चुका है। और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर, जो उसने 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जो कि मैच मोहाली में खेला गया था, उसको हराकर इंडिया ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 रैंक उसने हासिल कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि बीसीसीआई के द्वारा अजीत अगरकर को चेयरमैन नियुक्त किया गया है सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का। ये इंपॉर्टेंट है कि सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा लेटर का इशू है, वो आगे सही हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो हेल्ड इन ग्रेटर नोएडा, जो कि 21 से 25 सितंबर तक चलने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो इसका प्राइमरी पर्पस है टू प्रोवाइड मार्केट अपॉर्चुनिटीज फॉर उत्तर प्रदेश प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ये इसका एक पर्पस है। इंटरनेशनल ट्रेड शो जो कहां हुआ था, ग्रेटर नोएडा में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पर्पस क्या है, तो टू प्रोवाइड मार्केट अपॉर्चुनिटीज फॉर उत्तर प्रदेश प्रोडक्ट। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में कंडक्ट करवाया गया, तो इसको इनॉग्रेट किसने किया, तो द्रौपदी मुर्मू ने किया, जो हमारी प्रेसिडेंट है। भारत की कितने नंबर की प्रेसिडेंट है, तो वो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, इनमें इस ट्रेड शो में लगभग 400 से अधिक पार्टिसिपेंट थे, 60 अदर कंट्री से, यानी कि 60 अलग अलग देशों से 400 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था, इसमें रजिस्टर्ड किया था। और इसमें ओडीओपी जो कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो प्रोग्राम है, उसमें आने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं और जो भी जीआई टैग प्रोडक्ट हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा, उसके मैन्युफैक्चरर्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा इस इनिशिएटिव में, इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से। नेक्स्ट, व्हाट इज यूनिक अबाउट सिम्बेक्स। सिम्बेक्स जो कि युद्ध अभ्यास इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है, उसका जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, उसके यूनिक क्या है, उसमें यूनिकनेस क्या है सिम्बेक्स के, तो इससे रिलेटेड मैंने आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो व्हाट इज यूनिक अबाउट सिम्बेक्स इन कंपैरिजन टू अदर नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी।
जो भी इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं नेवल एक्सरसाइज, उससे सिम्बेक्स जो है उससे अलग किस मामले में है, तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग नेवल एक्सरसाइज विथ अ स्पेसिफिक कंट्री। ये सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला नेवल एक्सरसाइज है किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के साथ। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए कि सिम्बेक्स जो है एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि बायलेटरल मतलब दो देशों के बीच होने वाला। ये दो देशों के बीच होने वाला एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये कंडक्ट करवाया जाता है। इस बार इंडियन नेवी के द्वारा रणविजय, कावाराती और सिंधु केसरी के साथ साथ लॉन्ग रेंज मेरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-81 भी इस एक्सरसाइज में उन्होंने भाग लिया था। तो आप ये याद रखेंगे कि इसमें भाग लेने वाले कुछ नेवल एसेट्स थे, रणविजय, कावाराती, सिंधु केसरी और लॉन्ग रेंज मेरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-81, जो कि इस एक्सरसाइज में उन्होंने भाग लिया था। सिम्बेक्स जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट, विच लेजिस्लेटिव बॉडीज आर कवर्ड बाय द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। हाल ही के दिनों में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल दोनों सदनों में पास कर दिया गया। तो इसमें बताया गया है कि ये जो पास किया गया, ये जो रिजर्वेशन दिया गया, तो ये कौन कौन से लेजिस्लेटिव बॉडीज में ये लागू होगा। तो ये इसका आंसर है सी, लोकसभा। आपको लोकसभा जो कि एमपी के कुछ चुनाव होते हैं उसमें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और दिल्ली असेंबलीज में ये लागू किया जाएगा। यानी कि आपकी जो लोकसभा चुनाव है, जो एमपीज का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव होता है उसमें, और सभी विधानसभाओं स्टेट में जो भी स्टेट होते हैं सभी के अलग अलग विधानसभा हैं, वहाँ के चुनाव में ये लागू होगा। और दिल्ली को भी इसमें इंक्लूड किया गया, दिल्ली असेंबली में भी ये वुमेन्स रिजर्वेशन भी बिल लागू किया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 128 अमेंडमेंट कर ये बिल को दोनों सदनों में पास किया गया। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि किस अमेंडमेंट के तहत इसमें वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाया गया है। तो 128वां, यानी कि 128वां संशोधन के तहत ये बिल लाया गया है। वुमेन रिजर्वेशन बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत भी हम लोग जानेंगे। इसका दूसरा नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी होगा। और ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पास हो चुका है। तो आपसे इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो क्वेश्चन मैंने बता दिया एमसीक्यू के फॉर्म में कि इसमें लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और दिल्ली असेंबलीज में ये लागू किया जाएगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में के 128वां संशोधन करके इसे लागू किया गया है। और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जाना जाएगा, इस नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, द अवार्ड सेरेमनी ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विल हेल्ड ऑन अगस्त 23 एवरी ईयर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट डे। यानी कि जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है अब हर साल 23 अगस्त को दिया जाएगा। तो इस डेट का क्या सिग्निफिकेंस है, तो नेशनल स्पेस डे के नाम से इसे अगस्त 23 को सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार डिलीवर किया जाएगा लोगों में, जो भी इससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति होंगे। जैसे कि इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बताता हूं कि अवार्ड जो है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये अवार्ड जो है 11 मई को इसको अनाउंसमेंट कर दिया गया था। जो कि 11 मई को क्या मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और ये अवार्ड सेरेमनी जो है अगस्त 23 को नेशनल स्पेस डे के रूप में हर साल मनाया जाएगा। और इसमें ये जो पुरस्कार दिए जाएंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, या 13 क्षेत्रों में, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन 13 क्षेत्रों में दिए जाएंगे। नेक्स्ट, What is the theme of the official anthem for the Men's Cricket World Cup 2023? मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो होने वाला है उसमें जो ऑफिशियल एंथम जारी किया गया है, तो उसका थीम क्या है। तो आंसर इज सी, दिल जश्न बोले। दिल जश्न बोले ये मेंस वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल एंथम है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट जानते हैं कि ये जो एंथम है इसमें वीडियो में रणवीर सिंह डांस करते हुए नजर आएंगे, जिसमें ट्रेन के कंपार्टमेंट में दिल जश्न बोले, जिसमें बहुत सारे ट्रैवलर्स उनको ज्वाइन करते हैं। तो इसमें उन्होंने वीडियो शोकेस में कौन एक्ट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रणवीर सिंह। और इस गाने को जो इस एंथम को जो कंपोज किया है वो किसने किया है, तो प्रीतम ने कंपोज किया है। और बहुत सारे सिंगर्स के नाम है वो उतने जानने जरूरी नहीं है।
Who will host the IPACC alongside Chief of Indian Army Staff General मनोज पांडे? किसने को होस्ट किया आईपैक को इंडियन आर्मी स्टाफ के जो जनरल है मनोज पांडे के साथ? तो आंसर इज चीफ ऑफ स्टाफ यूएस आर्मी जनरल जेम्स सी मैक कॉनविले। इन्होंने जनरल मनोज पांडे के साथ मिलकर आईपैक का को होस्ट किया, उसको इनोग्रेट किया। नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट कि 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाया गया, जो कि 26 से 27 सितंबर को चला, 26 और 27 को मानेक शॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। और ये कॉन्फ्रेंस जो है इसमें 30 कंट्रीज के, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के 30 देश के आर्मी चीफ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें भाग लिया। और इसको सी मैक कॉनविले के साथ, जो कि यूएस आर्मी के चीफ ऑफ द स्टाफ हैं, और जनरल मनोज पांडे ने दोनों मिलकर को होस्ट किया। जो कि जनरल मनोज पांडे कौन है? तो चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी स्टाफ है। ये आपको याद रखना है कि इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस, जिसको आईपैक कहते हैं, इसका 13वां संस्करण कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। और इसको किन्होंने को होस्ट किया? तो हमारे इंडियन आर्मी के जो चीफ है जनरल मनोज पांडे, और चीफ ऑफ द स्टाफ है द यूएस आर्मी के सी मैक कॉनविले, इन्होंने मिलकर इसको इनोग्रेट किया। इसमें 30 कंट्री जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के हैं, 30 देशों ने भाग लिया और ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट करवाया गया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि अभी सीडीएस ऑफ इंडिया कौन है, अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है भारत के? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी भारत के हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर द एस्केलेशन इन टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा? इंडिया और कनाडा के बीच में जो टेंशंस अभी हुए हैं, जिसके कारण जो हाई कमिश्नर थे वहाँ इंडिया के और कनाडा के भी हाई कमीशन को यहाँ से 5 दिनों के अंदर भारत खाली करने का ऑर्डर दे दिया गया था। तो ऐसा टीएनसी क्यों हुआ? तो एक्चुअल इसका आंसर बी है। हरदीप सिंह निज्जर हैं, वहाँ उनकी हत्या कर दी गई। और कनाडा के जो पीएम है उनका कहना है कि भारतीय के द्वारा ये करवाया गया है, भारतीय एजेंट ने उसकी हत्या की है। तो इस तरह के टेंशन से रिलेटेड, इस कारण से दोनों जगह के जो हाई कमीशन के जो एम्बेसडर थे उनको बुला लिया गया है एक दूसरे देशों के द्वारा। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कनाडा, जो यहाँ पे हमारे भारत देश में जो हाई कमिश्नर थे कनाडा के, वो कौन थे जिनको यहाँ से भारत देश खाली करने के लिए बोला गया था? तो कैमरॉन मैक्के। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पूछा जा सकता है कि हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा कौन है, कौन थे जिन्हें भारत से जाने को कहा गया? तो कैमरॉन मैक्के हैं। और कनाडाज फॉरेन मिनिस्टर मेलनाई जोली एक्सपेल्ड टॉप इंडिया डिप्लोमेट पवन राय कुमार। हमारे भारत के जो कनाडा में डिप्लोमेट थे उनका नाम है पवन राय कुमार, ये भी आपको याद रखना है। और जो कनाडा के यहाँ हाई कमिश्नर थे कैमरॉन मैके, इनको भी याद रखना। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल? वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का ऑफिशियल नेम क्या होगा? जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, इसे हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जानेंगे। आंसर इज सी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। 128वां संशोधन किया गया बिल में। इसे संशोधन करके 33% रिजर्वेशन जो कि वुमेन्स को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और दिल्ली को भी उसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें ये लागू किया जाएगा। और इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशन इज शेड्यूल्ड फॉर 2029। और इसको जो इम्प्लीमेंट है वो 2029 में किया जाएगा। लगभग काफ़ी साल हैं अभी, 5 साल इसमें बचे हुए हैं, 6 साल। तो ये 2029 से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल यूनेस्को डेजिग्नेशन फॉर होयसाला टेम्पल्स इन बेलूर, हलेबीडु एंड सोमनाथापुर कर्नाटका? होयसाला टेम्पल जो है, जिसमें उसके अंदर 3 टेम्पल्स आते हैं, बेलोर, हलेबीडु और सोमनाथापुर, जो कि कर्नाटका में है। इसके सैक्रेड एंसेंबल्स के कारण कर्नाटका के होयसाला टेम्पल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि होयसाला टेम्पल कर्नाटक का जो है, इसको इंडियाज का होयसाला टेम्पल को 42वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट
डिक्लेयर कर दिया गया है 42वां। एग्जाम में याद रखिएगा कि होयसाला टेम्पल्स कहाँ है, तो कर्नाटक में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने नंबर का, यानी कि 42वां, 42nd, ठीक है, इसे डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। और भी इससे रिलेटेड पॉइंट जो मैंने बता दिया कि इसमें तीन टेम्पल्स आते हैं, हालेबीड, बेलोर और सोमनाथापुरा, जो कि कर्नाटका में। नेक्स्ट इज द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली ऑफिशियली रीनेम्ड एज। पुराना जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है न्यू दिल्ली में, उसको अब किस नाम से जाना जाएगा, तो संविधान सदन, आंसर इज सी, संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जिसे हम लोग संविधान सदन के नाम से जानेंगे, इसे सर एडविन लुटियंस, जो कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, एंड सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था 1921 एंड 1927 में, यानी कि 1921 से ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 1927 तक चला था। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया है, और इसे अब हम लोग संविधान सदन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। यूजीसी का चेयरमैन कौन है, तो आंसर इज ए, एम जगदेश कुमार। एम जगदेश कुमार यूजीसी के चेयरमैन हैं। अब जानते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। यूजीसी लॉन्चेज इनिशिएटिव सारथी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनईपी। यूजीसी ने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है सारथी, जिसमें अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है यूजीसी के द्वारा, सारथी, जिसके चेयरमैन एम जगदेश कुमार हैं। और सीयू चयन वगैरह भी जो है यूजीसी के द्वारा ही इनिशिएटिव लिया गया था। सीयू चयन और सारथी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए सारथी इनिशिएटिव दिया गया। और सीयू चयन भी आप याद रखेंगे कि यूजीसी का है। Who won the gold medal in the women's 10-meter air rifle event at the ISSF वर्ल्ड कप 2023? किसने 10 मीटर वुमेन्स के कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता, तो आंसर इज एला वेनिल वलर रिवन। ये इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। इससे रिलेटेड देखते हैं कि इंडिया की जो शूटर है एला वेनिल वलारीवन, इन्होंने गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश का नाम मतलब क्या बोलते हैं, प्राउड फील करवाया है। और इस बार जो है ISSF यानी कि वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था, तो रियो दे जेनीरो, ब्राजील में। अब ब्राजील याद रखोगे कि इस बार ISSF वर्ल्ड कप 2023 ब्राजील में कंडक्ट करवाया गया, और इसमें इंडिया की जो शूटर है एलावेनिल वलारीवन ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड शांति निकेतन। अब देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। शांति निकेतन के फाउंडर कौन है, तो आंसर ये रविंद्रनाथ टैगोर। ये इसलिए न्यूज में था कि शांति निकेतन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। शांति निकेतन को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया गया है। और एक चीज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि यूनेस्को ने हेरिटेज साइट तो घोषित किया है, और 45वां सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कहाँ कंडक्ट करवाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। ये सऊदी अरब में कंडक्ट करवाया गया था। तो आप याद रखेंगे इससे रिलेटेड कि यूनेस्को के द्वारा शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। इसके फाउंडर रविंद्रनाथ टैगोर थे, और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 45वां सेशन जो है ये सऊदी अरब में इस बार कंडक्ट करवाया गया। नेक्स्ट, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के आर्किटेक्ट कौन है, तो आंसर इज बिमल पटेल। काफी नामी जाना माना नाम है, बिमल पटेल, जो कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के आर्किटेक्चर है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़, उन्होंने नेशनल फ्लैग होस्ट किया कहाँ, एट द टॉप ऑफ गज द्वार। गज द्वार भी कहाँ है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में। ये भी आपको
याद रखना है। वहाँ पे जो फ्लैग होस्टिंग है वो किया गया जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे देश के, 14वें वाइस प्रेसिडेंट है, और आपको याद रखना है। और इसको डिज़ाइन कौन किया गया था, किसके द्वारा, इसके आर्किटेक्चर कौन थे, तो बिमल पटेल। नेक्स्ट, हु वाज नेम्ड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ द एशिया कप 2023? एशिया कप 2023 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे, तो कुलदीप यादव रहे, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेयर इज द इंटरनेशनल कॉन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशो भूमि लोकेटेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल कॉन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर जिसका नाम यशो भूमि, वो कहाँ लोकेटेड है, तो आंसर इज न्यू दिल्ली। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन सितंबर 17 सितंबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का, जो कहाँ है, यशो भूमि, जो कि लोकेटेड है द्वारका न्यू दिल्ली में। यह आपको याद रखना है कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। और इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर कहाँ है, यशो भूमि, जो कि द्वारका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, व्हेन विल द रेगुलर बिजनेस ऑफ द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन द न्यू बिल्डिंग कमेंस? रेगुलर बिजनेस यानी कि जो नया स्पेशल सेशन है पार्लियामेंट का, वो कब से शुरू हो जाएगा, तो 19 सितंबर 2023 से ये आपको नए पार्लियामेंट में जो सेशन है वो शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम 17 से 27 सितंबर तक के सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो कवर कर रहे हैं। विच सेफ्टी फीचर इज अवेलेबल इन ऑल कोचेज ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस? वंदे भारत एक्सप्रेस में कौन सा सेफ्टी फीचर जो कि हर एक कोच में आपको देखने को मिलेगा? सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑन बोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई, आपको वाईफाई की भी व्यवस्थाएं वहां पे मिलेगी। जीपीएस बेस्ड ऑडियो विजुअल पैसेंजर, ये भी सुविधा मिलेगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम और जीपीएस बेस्ड ऑडियो विजुअल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम की सुविधाएं भी आपको मिलेगी। ऑटोमेटिक डोर्स, इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम, ये सारी की सारी सुविधाएं आपको वंदे भारत में मिलेगी। तो आंसर सी क्यों? चूंकि क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ें, सेफ्टी फीचर के बारे में बताया जा रहा है जो कि हर एक कोच में अवेलेबल होगा, तो वो सेफ्टी फीचर है ऑटोमेटिक डोर्स, यहां पे आपको अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, वंदे भारत से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जो कि ये 11 अलग अलग स्टेट्स के लिए चलेगी। 24 सितंबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर ने 9 नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो कि अलग अलग 11 स्टेट के लिए चलेंगे, 11 राज्यों को एक दूसरे से जोड़ेंगे। अब एक स्टैटिक फैक्ट आपको यह भी याद रखना है कि पहला वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई गई थी, 15 फरवरी 2019 को। और रूट कौन सा था, तो दिल्ली से वाराणसी, जो दिल्ली से कानपुर इलाहाबाद होते हुए वो वाराणसी पहुंची थी, जो कि पीएम मोदी के द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 15 फरवरी 2019 को इसे हरी झंडी दिखाई गई थी। नेक्स्ट, what is the primary objective of the India UN Capacity Building Initiative launched on 24 September 2023? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव का, जो कि 24 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया? तो आंसर इज डी, टू शेयर इंडियाज डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपर्टाइज विद द ग्लोबल साउथ कंट्रीज। ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ भारत अपने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज क्या करेगा, शेयर करेगा। यही इसका क्या है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव का, जो कि 24 सितंबर को लॉन्च किया गया। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो था मैं इसमें बता दिया कि इंडियन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव का जो पर्पस है वो क्या है, ये अपने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ शेयर करना, और ये लॉन्च 24 सितंबर 2023 को किया गया। नेक्स्ट, विच इन्फेंट्री, मिलिट्री एक्सरसाइज और डिफेंस से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो विच इन्फेंट्री रेजिमेंट इज द लीड बटालियन फ्रॉम द इंडियन साइड इन द 19th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास इन अलास्का यूएसए? सबसे पहले आपको याद रखना है कि युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण था, जो कहां कंडक्ट करवाया गया, अलास्का यूएसए में। तो युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में करवाया जाता है, यूएसए और इंडिया के बीच में। और इसमें भारत के तरफ से किस बटालियन ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो आंसर इज बी, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इस बार युद्ध अभ्यास में, जो कि अलास्का में हुआ, कंडक्ट करवाया गया था, जिसका 19वां संस्करण था, जो कि भारत और यूएसए के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि ये
एक्सरसाइज जो है हर साल एक ज्वाइंट एफर्ट है इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में, और इसका प्राइमरी फोकस होता है कि इसमें टैक्टिकल ड्रिल्स करवाया जाए और ताकि इनहेंस किया जा सके यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस वगैरह को। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर विल भारत ड्रोन शक्ति 2023 बी को होस्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन जो है इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहाँ करवाया गया, तो आंसर इस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में करवाया गया इसका आयोजन। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि 75 से अधिक स्टार्टअप जो थे, ड्रोन स्टार्टअप कंपनीज जो थे, उन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और लगभग इसमें भारत ड्रोन शक्ति के में एंटिसिपेटेड टू ड्रॉ अप्रॉक्सीमेटली 5000 अटेंडीज। यहाँ पे आपको 5000 से अधिक अटेंडीज देखने को मिले, जिसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, स्टेट डिपार्टमेंट के थे, पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज से थे, आर्म्ड फोर्सेस से थे, पारामिलिट्री फोर्सेस से थे, एंड फ्रेंडली कंट्रीज जो आज हमारे हैं उन सभी देशों से भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था। और एक चीज़ याद रखना है कि भारत जो है इंडिया का कमिटमेंट है कि वो 2023 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनना चाहता है, ग्लोबल ड्रोन हब बाय 2030, ये याद रखना है। नेक्स्ट इज विच वुमेन्स क्रिकेट टीम वॉन द गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स इन हांगजाओ चाइना। किस वुमेन्स क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में जो कि चाइना में हो रहा है, तो आंसर इज इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, और ये अपने इतिहास में पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम ने, वुमेन्स क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि एशियन कप कहाँ हो रहा है, हांगजाओ चाइना में हो रहा है, और इसमें भारत ने श्रीलंका को हराकर फाइनल मैच में जीत लिया और इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और हरमनप्रीत कौर जो है सबसे टॉप स्कोरर रही, 116 रन बनाकर 20 ओवर में उन्होंने टॉप स्कोर किया, और दिस गोल्ड मेडल इज इंडियाज फर्स्ट इन वुमेन्स क्रिकेट एट द एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट के द्वारा ये पहला गोल्ड मेडल था जो उन्होंने जीता है। नेक्स्ट, which two organizations collaborated on the project for green hydrogen fuel cell buses। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किस दो ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया है, तो आंसर इज सी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और टाटा मोटर्स ने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस के लिए उन्होंने कोलैबोरेशन किया है, वो एक साथ आए हैं। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यूनियन मिनिस्टर जो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के हरदीप सिंह पुरी ने, उन्होंने हरी झंडी दिखाई इंडिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का दिल्ली में, और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और टाटा मोटर्स के द्वारा ज्वाइंट इनिशिएटिव है, उन्होंने कोलैबोरेट किया है, और ऐसे 15 हाइड्रोजन बस 2023 के अंत तक लाने का उनका प्रोजेक्ट का प्लान है। वो 2023 के अंत तक 15 ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन बस आपको बना कर देंगे, और ये ऑपरेशनल 15 जो है वो 2023 के अंत तक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रोजगार मेला एज मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन। हाँ, हाल ही के दिनों में लगभग 51,000 लोगों को रोजगार मेला में के तहत नौकरियां, जॉब प्रोवाइड करवाई गई नरेंद्र मोदी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका इनिशिएटिव जो है रोजगार मेला का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आंसर इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। रोजगार के अवसर को पैदा करना, रोजगार के अवसर देना, ये गवर्नमेंट का जो रोजगार मेला है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें लगभग 51,000 लोगों को जो है ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023। वर्ल्ड टूरिज्म डे आज ही के दिन 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, और इसका थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका जो थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। Next is, which department does M. Rajeshwar Rao handle in his role as Deputy Governor of RBI। M. राजेश्वर राव जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, वो क्यों न्यूज में थे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले वो कौन कौन से डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, तो आंसर इज सी, रेगुलेशन, कम्युनिकेशन, इन्फोर्समेंट, लीगल एंड रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो एम राजेश्वर राव उसे हैंडल करते हैं, उन्हें देखते हैं। तो ये न्यूज इसलिए
हाल के दिनों में था कि एम राजेश्वर राव को रीअपॉइंट किया गया है डिप्टी गवर्नर आरबीआई के द्वारा उनको रीअपॉइंट किया गया। उनका टेन्योर पूरा हो गया था लेकिन उनको एक्सटेंड कर दिया गया और दोबारा उनको रीअपॉइंट किया गया है, जो कि आपको इस मंथ से स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th ऑफ द नेक्स्ट मंथ यानी कि 9 अक्टूबर से ये फिर से प्रभाव में आ जाएंगे। यानी कि एम राजेश्वर राव फिर से डिप्टी गवर्नर के पोस्ट में बने रहेंगे और उनका जो मेन जो डिपार्टमेंट्स था रेगुलेशन, कम्युनिकेशन, इन्फोर्समेंट, लीगल एंड रिस्क मॉनिटरिंग, ये बरकरार रहेगा और एम राजेश्वर राव डिप्टी गवर्नर के पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2023? दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो आंसर इज वहीदा रहमान। सी आंसर इज वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये कहीं ना कहीं 17 से 27 सितंबर के बीच जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने कवर करने की कोशिश की। जो जो इम्पोर्टेंट था और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी मैंने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको मैंने कवर किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको इसमें कुछ कमियां लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और आई होप कि आपको डिटेल में मैंने हर एक चीज़ बताने की कोशिश की, मैंने बताया है और एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर मैंने इन सभी सारे क्वेश्चंस को लिए हैं, उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स भी लिए हैं। आप जब पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आई होप आपने इन्जॉय किया, और इन्जॉय किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।